नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 30 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और साथ ही साथ मैं आपको जो है क्विज के भी क्वेश्चंस कवर अप कराऊंगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और कौन से क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स मतलब कि एमसीक्यू जैसे पेपर्स के लिए तैयार करने वाले हैं। तो सब बढ़िए, बढ़ते हैं आगे फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारे क्या आर्टिकल्स हैं आज के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम, मिलेट्स, ग्रेट निकोबार, ब्लैक कोरल्स एंड सुसाइड प्रिवेंशन। जिसमें से फर्स्ट आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम के ऊपर। अभी रिसेंटली जो हमारे क्लाइमेट के मिनिस्टर हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव, वो अभी यहाँ पर जो है यूएन की जो COP27 के तहत मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए थे। तो हमारे जो प्रीलिम्स जैसे एग्जाम होते हैं, जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसमें इससे सवाल बन सकता है कि यूएन कंट्री टीम क्या होती है। यूएन कंट्री टीम के बारे में इससे क्वेश्चन बनेगा। यूएन कंट्री टीम आज के समय में 162 में से 132 कंट्रीज में है, जिसमें यूएन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें यूएन के जुड़े हुए सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, जितने भी रिकवरी प्रोग्राम है, वो सारे यहाँ पर चल रहे हैं, जिसको यूएन के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर यहाँ पे लीड करते हैं। तो ये वाला आर्टिकल हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है और ऐसी कंट्री टीम जैसी चीज भी कोई चलती है। तो ये जो टीम है एक पूरे देश के स्तर पे आती है और इसको रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम जो है वो पूरा यहाँ पर लागू यहाँ पर करते हैं, जिसका काम क्या होता है ये देखना कि यूनाइटेड नेशन ने जितने भी वादे यहाँ पर करे हैं, वो ये देखना कि वो जो कोऑर्डिनेशन या फिर जो वादे उस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन से किए हैं, क्या वो कंट्री उन वादों पर पूरा हो पा रही है, क्या वो कंट्री अपने देश के अंदर उस डेवलपमेंट को लाने में सक्षम है या नहीं है। तो इस तरीके से यूएन जो रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर होता है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यूएन का जो कोऑर्डिनेशन ऑफिस होता है वहां तक सारी चीजों को पहुंचाता है और कोऑर्डिनेशन की तरह काम करता है उस देश के बीच में। तो यूएन कोऑर्डिनेटर जो टीम है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, उसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये सारे नाम भी आप लोगों ने सुने हुए हैं। यूएनडीपी बहुत ज्यादा फेमस है, यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए काम करने वाला, HCR जो है रेफ्यूजी काउंसिल है, ये जो उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, UNFPA, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंट्री टीम होती है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उतना ही हमसे पूछा जाएगा। या तो आप यूएन के बारे में ज्यादा चीजें पढ़िए या फिर जो कंट्री टीम है उस आर्टिकल को वहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि वो आर्टिकल उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिलेट्स के ऊपर। आज के टाइम पीरियड में ये वाला आर्टिकल आपका पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मेंस के ऊपर भी इसमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो यूएन है, यूएन ने ही 2023 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एंड इसीलिए आप लोगों को ये पूरा पढ़ना है मिलेट्स के बारे में, क्योंकि मिलेट्स जो है वो हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है मिलेट्स के ऊपर। क्योंकि मिलेट्स जो है आज के टाइम पे सरकार जो है उसको चाहती है कि उसको वापस से बेटर किया जाए। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो मिलेट्स, पहले तो बताओ मिलेट्स होते क्या है। मिलेट्स होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे से ऐसे फाइबर जो जरूरत है, मतलब उनको हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो भी हमारे डेली डाइट का वो एक पार्ट होना चाहिए, उसे कहते हैं हम मिलेट्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रकार के हो सकते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ये ग्रो किए जाने चाहिए। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो इंडिया में कोडो मिलेट करके एक जो
मिलेट है वो यहाँ पर निकल के आया था, जो कि हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पर अनुकूलित तरीके से उगाया भी जाता है। और अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट्स के पूरे वर्ल्ड में, जो कि वर्ल्ड में आधे से ज्यादा मिलेट्स को जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। मिलेट्स के बहुत फायदे हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ जो ग्रेन्स में अगर बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा व्हीट पे डिपेंडेंट है ना, हम गेहूं पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे छोटे और मिलेट्स भी अगर हम उनको भी ध्यान दें तो वो भी हमारे जो एक तरीके से हमारे फाइबर, जो हमारी बॉडी में फाइबर चाहिए होता है, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी हमें चाहिए। प्लस हमारी जो ये मोटापा, ओबेसिटी होती है, जो हेल्थ के और प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, उनसे भी लड़ने में मदद करती है। तो ये भी सारे मिलेट्स के ही एक तरीके से फायदे हैं, जो कि सरकार भी अब चाहती है कि इस तरीके से चीजें और मिलेट्स को भी ग्रो करने के लिए हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसमें सबसे फेमस मिलेट्स ये 3 हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में होते हैं। तो आपको टॉप 2 अगर याद है, टॉप 2 या टॉप 3 उतना भी बहुत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे सारे याद करने हैं। तो मिलेट्स के ऊपर हमारा जो सवाल बनेगा वो हमारा प्रिलिम्स के लिए, या मैं यूं कह लूं कि एमसीक्यू बेस्ड सवाल हमारा इस पे पूछा जा सकता है। मिलेट्स के ऊपर क्या आएगा कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है, इंडिया में क्या क्या ग्रो होता है, कौन टॉप पे है मिलेट्स को ग्रो करने में। ठीक है, ऐसा सवाल बिल्कुल हमारे एग्जाम में बन सकता है। अब मिलेट्स जो है यहाँ पर वो एक तरीके से फोटो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको जो है वो अगर इनको कोई सन ही चाहिए होगा, मतलब बहुत ज्यादा इनको जो है वो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये थर्मोफिलिक होते हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी में भी सरवाइव कर सकते हैं। और जेरोफिलिक, जेरोफिलिक क्या होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास कम अमाउंट में जल है, पानी की कमी में भी ये ग्रो किए जा सकते हैं। तो सबसे खास बात इनकी यही होती है। एक जो बाजरा है, पर्ल मिलेट है, ये अगर खराब सैंडी सॉइल है ना, वहां पे भी ग्रो किया जा सकता है, इसलिए कई बार ये राजस्थान में बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट, जो शुष्क जलवायु होती है, वहां पर भी ये ग्रो करने में काबिल है। और बाकी छोटे बाजरा जैसे कि रागी, कोदो, बाजरा, ये भी ऐसी परिस्थितियों में उगाए जा सकती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में उगने की वजह से इनकी जो खेती है वो ज्यादा होनी चाहिए, पर उतने ज्यादा इसकी खेती को अभी बढ़ावा दिया नहीं गया है। तो अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये बहुत बेहतर निकल के आ सकते हैं। साथ ही साथ जो पैडी है, पैडी जो है वो यहाँ पर मीथेन के लिए जो है वो एमिशन यहाँ पर काफी ज्यादा करता है। वीट और मेज जो है, गेहूं और मक्का जैसी जो फसलें होती हैं, वो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान देती है। तो ये मिलेट्स जो है, अगर उसमें कभी कोई जलवायु का प्रॉब्लम आ गया, कोई कीट वहां पर आ गई या कोई रोग आ गए, तो उसमें उससे लड़ने की इनके पास जो है वो क्षमता होती है। और इसको कभी भी किसी भी जगह पर ग्रो किया जा सकता है। और इनको फेमाइन आने की जब सिचुएशन ऐसी होती है, तब उसके लिए एक रिजर्व जो है, अकाल भंडार, बफर स्टॉक में सरकार इसको यहाँ पर रख सकती है। ठीक है, ये इनकी खास बातें हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें, अगर हम मिलेट्स का ग्रो करते हैं तो वो हमारे लिए एक बेहतर तरीके से निकल के आ सकता है। और यही सेम चीज सरकार जो है वो आगे स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं आपको यही एक, इस पे आपको मैं क्वेश्चन भी देने वाली हूँ कि आपको यही यहाँ पर बताना भी है कि जो मिलेट्स है वो, इस पे ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मिलेट्स जो है, दे आर, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस क्वेश्चन को, ये आप पिक्चर देख सकते हैं सब बात सबकी। मिलेट्स आर बेस्ट सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसको आप समझाएंगे कि मिलेट्स जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अगर हमें करनी है तो उसके लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? आप सबसे पहले तो अपने इस आंसर में मिलेट्स को समझाओगे कि मिलेट्स होते क्या, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर आप बताओगे भारत में 3 प्रकार के जो है, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। लेकिन हाँ, हमारे भारत में कुछ स्मॉल मिलेट्स भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया अभी, कोडो हो गया, छैना हो गया, कुटकी हो गया, ऐसे भी है। और आप साथ में ये बताएंगे कि इसको प्रोड्यूस कहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, आप वहां पे अपनी
जो राज्य है, स्टेट्स हैं, उनके सारे नाम लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि इसको ग्रो करने के फायदे क्या है। आपको यहाँ पर एडवांटेजेस समझाने हैं, जो मैंने आपको इस आंसर में पूरे बताए हुए हैं, यहाँ पर पूरा लिखवाया हुआ है कि ये जो है कैसे हमारी मदद करेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में आप बताएंगे कि ये जो मिलेट्स हैं वो न्यूट्रिशन के लेवल में अगर हम बात करें तो उनके अंदर प्रोटीन, अमीनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, डाइटरी फाइबर, साथ ही साथ जो हमारे विटामिन बी है, थायामाइन, राइबोफ्लेविन, इन सब के लिए आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन, इन सब के लिए यहाँ पर जो है वो हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में ये प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम इनमें बहुत ज्यादा होता है, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी भारत की ऐसी महिलाएं हैं जिनको अनीमिया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक स्रोत बन सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर समझाने वाले हैं। फिर आप बताएंगे पॉवर्टी में भी ये कैसे हेल्प करेगा। देखिए, आप कुपोषण का शिकार है, या अभी तक हम जानते हैं कि जो गांव के इलाके हैं वहां पर उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अगर हम इसको, मिलेट्स को और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मिलेट्स जो है वो ड्रॉट की सिचुएशन में, सूखे में भी यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता है, या हमें बहुत अच्छी जो है वहां पर जो मिट्टी है उसकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। तो ये ग्रो किए जा सकते हैं, बहुत खराब सिचुएशन में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन भी ज्यादा है, तो इसलिए जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उतनी उतनी अच्छी आबादी को हम जो है वो अच्छा खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ट्राइबल एरियाज है, वहां पर अगर हम इसकी खेती को और बढ़ावा देते हैं तो ये हमें एक बेहतर रूप में निकल के आ सकता है। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर इस पूरे आंसर में समझाओगे, इसके फायदों को आप गिनवाओगे, पूरा एक एक करके बताना आपने। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इसमें स्टार्ट करोगे और बताओगे एडवांटेजेस को एक एक करके। न्यूट्रिशन के बारे में पूरा समझाओगे जो बताया। इकोनॉमिकली ये बताओगे कि भाई ड्राई और जहां पर उतनी ज्यादा मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहां पहाड़ी एरिया, आदिवासी एरिया है, जहां पर वर्षा उतनी ज्यादा नहीं होती है, उन एरियाज में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। सॉइल के लिए भी अच्छे हैं ये। ठीक है, और ज्यादा मतलब अगर फार्मर्स इसको ग्रो करते हैं तो फार्मर्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में अपनी कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती है, और फार्मर्स को अच्छा खासा यहाँ पर आउटपुट भी मिल जाता है, इनकम का अच्छा सोर्स भी ये बन सकते हैं। तो आप अपने आंसर में पूरा ये समझाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मिलेट्स को, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अगर हम इसको यहाँ पर ग्रो करते हैं तो हमारी जीडीपी भी यहाँ पर इंप्रूव होगी। ठीक है, और 65 डेज तक के लिए ही ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो है क्रॉपिंग एरिया भी यहाँ पर, मल्टीपल क्रॉप भी आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप अपने आंसर में समझाओगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारे बेनिफिट्स आप समझाओगे, और फिर आप ये बताओगे एंड तक आते आते कि सरकार ने यहाँ पर क्या क्या चीजें करी हैं मिलेट्स को एक बढ़ावा देने के लिए। आपने बताना है कि यहाँ पर सरकार ने इसकी रीब्रांडिंग करी है, ब्रांडिंग इसकी लेकर के आई है सरकार, इसमें कुछ ना कुछ ब्रांड किए हैं इसको, जिसमें ये बताया है कि मिलेट्स का क्या फायदे हैं। ठीक है, लोगों को अवेयर किया है इसके लिए। दूसरा आप ये बताएंगे कि सरकार ने इसके अंदर एमएसपी जो है उसको भी बढ़ाया है, मिलेट्स को लिए एमएसपी बढ़ाया है, उसका एरिया बढ़ाया है मिलेट्स को ग्रो करने के लिए, उनकी जो यील्डिंग है, उनका जो आउटपुट है, उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे। आप लास्ट में अपने आंसर को ऐसे भी एंड कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो यहाँ पर फूड में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश करता है। तो अगर हम यहाँ पर अपने फार्मर्स को जो है एक इनकम का सोर्स भी दें, हम उनको जो है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक एजेंडा है, हम जो चाहते हैं कि भारत जो है वो माल न्यूट्रिशन फ्री, कुपोषण रहित हो जाए, कुपोषण रहित होने के लिए साथ ही साथ जो हम चाहते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए, वो फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए और साथ ही साथ कुपोषण रहित होने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें अपनी पॉलिसी में न्यूट्रिशन पॉलिसी को एक शिफ्ट लाना पड़ेगा और उसको राइट डायरेक्शन देनी पड़ेगी इस तरीके से। तो अब आप यही यहाँ पर इस अपने आंसर में पूरे तरीके से समझाएंगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि मिलेट जो है वो एक स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें और भी लिखेंगे कि इसका एक क्वेश्चन, मतलब मैंने ऐसा बनाया है, एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि प्रमोशन ऑफ मिलेट क्रॉप्स सर्व्स dual purpose of securing health and
सपोर्टिंग फार्मर्स। इस पे आप अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए। जो पूरा आपने लेक्चर सुना है, समझा है, जो पॉइंट्स मेरे से नोट करे हैं, उसको आप यहाँ पर अपने ही शब्दों में इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ग्रेट निकोबार में जो डेवलपमेंट की अभी प्रोजेक्ट चल रही है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सरकार ने अभी चिंता जताई है। अब ऐसा क्या हो रहा है वहां पर कि सरकार को चिंता जतानी पड़ गई? ऐसा क्या हुआ वहां पर? हुआ क्या, सरकार ने यहाँ पर पिछले ही महीने 72,000 करोड़ यहाँ पर दिए थे, ताकि ग्रेट निकोबार, निकोबार में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, आपको पता है ना, अंडमान निकोबार अलग है। अंडमान ऊपर की तरफ है और निकोबार है नीचे की तरफ, और अंडमान निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पर निकोबार, निकोबार भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है, सॉरी, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार, जिसमें हमारा भारत का सबसे लास्ट पॉइंट भी पड़ता है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। इसको जो है और बेहतर करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है अभी, कितना, 72,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर जो है वो अगले आने वाले 30 सालों के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आने वाले 30 सालों के लिए। यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अभी तक जो पूरा अंडमान निकोबार में एक एयरपोर्ट है, वो पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। अब यहाँ पर एक और जो है ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेट निकोबार को जो है कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे सामान को पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि कोलंबो, श्रीलंका और सिंगापुर और इन सब जगह पे जाने के लिए ये बहुत आसान रास्ता हमारे लिए हो सकता है, लेकिन वही है, अगर वहां पे पोर्ट और फैसिलिटीज डेवलप कराई जाए तभी उसका फायदा मिल सकता है। तो सरकार की ये कोशिश है कि यहाँ पर इस पूरे एरिया को डेवलप इतना करवा दिया जाए कि ये एरिया अभी एक तरीके से निकल के आए, उभर के आए, और वहां पर जो है हम लोग शिप वगैरह को हम बेहतर बना सके। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है वो हमारे भारत का ईईजेड का जो एरिया उसका 30% है। वहां पर कैंपवेल बे जो प्लेस है, वहां पर अगर हमें अपने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, आसियान के देशों के साथ अगर हमें रिश्ता बढ़िया बनाने हैं, तो हमें उस पूरे पोर्ट को डेवलप और बेहतर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बेहतर तो बनाना ही पड़ेगा, और हमारी जो पॉलिसी है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके लिए भी यहाँ पर रोल बनाना पड़ेगा। आइलैंड्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए टूरिज्म का स्रोत होते हैं। हमारे उस एरिया की जो एक जीडीपी है, उस एरिया की भी जीडीपी को ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ पूरे भारत की जीडीपी को भी ग्रो करेंगे। तो ग्रेट निकोबार को इनका पूरा जो है, हमारे भारत की जो साउथ का एरिया है, उसको हम डिफेंस के पर्पज से बढ़िया करना चाहते हैं, उसको हम कॉमर्स के पर्पज से, उसको हम इंडस्ट्रीज के पर्पज से, उसको हम लॉजिस्टिक्स के पर्पज से बेहतर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत ये सारा का सारा जो है कौन देखेगी, नीति आयोग देख रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आइलैंड है पूरा फॉरेस्ट से ढका हुआ है, लेकिन वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, तो हम इसको अपने अपने इस्तेमाल के लिए भी इसको लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि चाइना जो है अपनी पॉलिसीज लेके आ रहा है। चाइना यहाँ पर जो है इंडियन ओशन के रीजन में कुछ ना कुछ हलचल करता ही रहता है। ठीक है, तो अगर हम वहां पर और अगर अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते, अपनी निगरानी बढ़ाते, अपना नजर वहां पे और रखने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने अंडमान निकोबार को और ज्यादा बेहतर बनाएं। ठीक है, अंडमान निकोबार में ऐसे डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को लेकर के आए और इसको और बेटर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें ही, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो है इंडिया की इकलौती ट्राई सर्विसेज कमांड भी यहीं पर ही है, मलक्का स्ट्रेट भी यहीं पर ही है, और क्वाड जैसी जो एक्टिविटीज है, मालाबार एक्सरसाइज करनी है, तो वो भी हमें वहीं से करना पड़ेगा। इस पूरे 75,000 करोड़ के जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पैसेंजर्स को भी, मतलब ये जो एयरपोर्ट है वो भी बनाया जाएगा, करीब 4,000 पैसेंजर्स को भी वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो सिर्फ एयरपोर्ट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पैसेंजर्स को होल्ड करेगा, वो मिलिट्री भी होगा। वो दो तरीके का होगा, मिलिट्री भी होगा और सिविल भी होगा। ठीक है, इंडियन नेवी के अंडर रहेगा पूरा, इंडियन नेवी इसको पूरी तरीके से बनाएगी। तो ये है पूरा एक डेवलपमेंट। हो सकता है एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि जो हमारे आइलैंड्स होते हैं, ये आइलैंड्स हमारी इकोनॉमी को
प्रमोट करने में कैसे मदद करते हैं। तो आपने यही बताना है कि जो निकोबार है इसमें किस तरीके से हम अगर इसको प्रमोट करते हैं तो उसमें क्या बेहतर विकल्प हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ब्लैक कोरल्स। ये वाला पूरा आर्टिकल्स आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी आपका सवाल मेंस में नहीं बनेगा। ब्लैक कोरल जो है वो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ब्लैक कोरल की 5 नई स्पीशीज को डिस्कवर किया ग्रेट बैरियर रीफ से। कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से नई स्पीशीज ब्लैक कोरल्स की यहाँ पर डिस्कवर हुई है। ब्लैक कोरल जिनका साइंटिफिक नेम है एंटीपार्थियंस, जो कि वाटर में ही ग्रेट बैरियर रीफ के रीजन में, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया का रीजन है वहां पे रहती हैं। ब्लैक कलर की कोरल्स हैं ये। ठीक है, 150 से ज्यादा स्पीशीज इनकी ऑलरेडी मिल चुकी है। ब्लैक कोरल्स आपको हर ओशन में मिलेंगे, हर एक ओशन में। ठीक है, ये आपको हर तरीके के ये बेसिकली ब्लैक और ब्राउन कलर के होते हैं, और ये आपको हर ओशन में मिलने वाले डीप वाटर में। कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं ये। ठीक है, ये आपको कौन से, जो एक वाटर जो कि काफी शैलो होता है, ठीक है, गहरे उथले पानी में आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, ये 4000 सालों से ज्यादा तक भी जी सकते हैं। कोरल रीफ आई होप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ें। कोरल रीफ जो है वो सबसे ज्यादा जो है भारत के अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का पूरा आइलैंड ही कोरल रीफ से मिलके बना है। गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, रत्नागिरी, ये सब रीजन में सबसे ज्यादा भारत में आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। कोरल रीफ जो है ये, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग तरीके से ये दिखते हैं। ठीक है, ये जो है किसके साथ रहते हैं? जूजैंथले जो है उस ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। कोरल रीफ का टॉपिक जरूर याद रखिएगा। इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जैसे कि आज के टाइम पे ये कोरल रीफ जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ठीक है, और उन्हीं कोरल रीफ को यहाँ पर जो है लोग ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लोग इनकी इलीगल तरीके से हार्वेस्टिंग करते हैं और उसके लिए फिर ज्वेलरी बनाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आपको कोरल रीफ मिलेगी वो कहाँ पे मिलती है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाऊं तो आपको ऐसे समझ में आएगा। ये मैं बनाती हूँ यहाँ पर मैप। मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाऊं, ये है कुछ ऑस्ट्रेलिया, नीचे है तास्मानिया, इधर है न्यूजीलैंड, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा हिस्सा है वो 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पर है क्वींसलैंड, और उसके इस हिस्से में, इस पूरे हिस्से में आपको 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, उत्तर पूर्वी में, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ क्वींसलैंड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2000 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ कोरल रीफ्स ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड की। कहाँ पर है बनी हुई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, कोरल रीफ जो होते हैं ये वाली जो जगह है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिखी हुई है, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क भी बनाया गया है। ठीक है, और ये सारी जो कोरल रीफ्स होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये है कोरल रीफ्स के बारे में आर्टिकल जो आपको पूरा पता होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है सुसाइड प्रिवेंशन। सुसाइड प्रिवेंशन आर्टिकल। आज के समय में सुसाइड जो है, मेंटल इलनेस, सुसाइड प्रिवेंशन, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो अभी क्या चल रहा है इसके ऊपर वो हम लोग देखते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन जो पूरा का पूरा जो एक पॉलिसी है, एक तरीके से सुसाइड प्रिवेंशन की एक पॉलिसी है, काफी ज्यादा न्यूज में छाई हुई है, क्योंकि अभी सरकार जो है एक नई पॉलिसी लाई है जिसका नाम है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये एक नया प्रोग्राम लेके आया गया है, और ये प्रोग्राम फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो इसको लेकर के आए हैं। तो इस पूरी पॉलिसी में है क्या? देखिए, पहले तो इसका मीनिंग समझो। सुसाइड यहाँ पर जो है वो ये बोला है कि भाई बहुत ज्यादा एक पर्सन जो है वो इतनी ज्यादा पीड़ा उससे अधिक हो जाती है कि वो सहन नहीं कर पाता, और वो खुद ये जो है अपनी लाइफ को खत्म करना ज्यादा बेहतर समझता है। अभी रिसेंटली यही पता चला है कि भारत में जो सुसाइड का रेट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड यहाँ पर की जाती रही है। तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए जो पहली बार सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जो है सरकार यहाँ पे
लेके आई है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है वो इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आई है, क्योंकि जो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको रोकना है। एटलीस्ट 10% तक 2030 तक आते आते इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को करीब 10% तक तो हमें रिड्यूस कर ही देना है। तो पहली बार इस पॉलिसी को लाया गया है, इसलिए ये चीज यहाँ पर जो है हम आपको पूरा बता रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर सुसाइड जो है वो बहुत ज्यादा रेट हाई है। ठीक है, यूथ में सबसे ज्यादा है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसी स्टेट में ये चीज बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुसाइडल एक तरीके से मतलब बस एक छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े कदम उठा लेना। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, इंडिया में जो है अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जाने जाती हैं वो सुसाइड की वजह से ही जाते हैं। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा जाने हर साल जो है वो जाती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा 15 से लेके 29 साल के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, युवा हैं, वो सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। और आज के समय में ये चीज बढ़ी है। और सबसे ज्यादा जो इसका प्रॉब्लम है, सुसाइड के सबसे बड़े जो रीजन है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, एक इलनेस अपनी बीमारी भी है कि किसी पर्सन को कुछ बीमारी ग्रस्त है, लेकिन बीमारी सेकेंडरी प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे ज्यादा जो है सुसाइड हो रही है, जो कि युवा के लिए सबसे ज्यादा जो हो रही है ये चीजें वो है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा रेट जो है वो फार्मर्स का भी है, फार्मर्स का भी है, और यंग पीपल जो है वो अपने करियर स्ट्रेस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे बड़े इसके जो है वो रीजन क्या है। रीजन है कि बहुत ज्यादा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हाई रैंक नहीं आई है, उसमें मन चाहा आपको पोस्ट नहीं मिला है, या ज्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, या बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो है ये। ठीक है, और अगर आपका कोई आशा टूट गई है, जो आपने समझौता किया, आपकी कोई आशा टूट गई और आपको समझौता करना पड़ा उसके लिए, या फिर किसी पीयर प्रेशर में, या सोशल इमेज अपनी अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, या फिर आपका उतना ज्यादा जो है वो किसी भी चीज को असफल हो गए, तो असफलता आप सहन नहीं कर पाए उस चीज के लिए। जॉइंट फैमिली नहीं है आज के समय में, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगर किसी भी पर्सन का कोई जो है वो भावनात्मक संकट अगर कोई आया हुआ उस समय, उसका उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। भारत में ये जो पूरा एक कारण है, ये सारी चीजें वो क्या है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर, जो कृषि संकट है वो बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फार्मर्स की सुसाइड हुई है इसी कृषि संकट की वजह से। साथ ही साथ इमोशनल क्राइसिस मैनेजमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स भारत में नहीं है। परामर्श केंद्रों को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है भारत में। हर किसी को ये लगता है कि यहाँ पर अगर जाना है तो इसका मतलब वो बंदा जो है वो दिमाग से मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है। इस चीज को अच्छे वे में नहीं लिया जाता है भारत में। यही सोचा जाता है कि ये जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, ये काउंसलिंग सेंटर्स ना साइकाइट्रिस्ट जैसे लोगों के लिए जिनका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई पर्सन जो है वो इमोशनली भी परेशान परेशान है और वो किसी परामर्श केंद्र को यहाँ पर संपर्क करता है, तो उसको यहाँ पर भारत में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ लोगों को अपने जीवन में जो है बहुत ज्यादा आकांक्षाएं होती हैं, बहुत ज्यादा जो है अपने आप से महत्वाकांक्षाएं होती है, और अगर आप पढ़ाई में या बिजनेस में या अपने करियर में उतना ज्यादा नहीं लेके आ पाते हो, अपनी अपनी आकांक्षा से ऊपर नहीं पहुंच पाते हो, तो क्या होता है, उसमें शर्मिंदगी लगती है, और फिर वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और आज के समय में जो हमारी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल शहरी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक वैवाहिक जीवन में जब असफलता होती है, डिवोर्स होता है, ऐसी घटनाएं जो है साथ ही साथ व्यवसाय की, जो हम बिजनेस करते हैं उसकी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस टाइम पीरियड में ये चीजें एक बहुत बड़ा कारण रही है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं एक देश के लिए बहुत बड़ी एक नुकसान की चीजें हैं, और सरकार ने इसको रोकने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। अगर मैं बात करूं, सरकार ने मेंटल हेल्थ को देख करके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लिए हैं, सब बहुत सारी एक हेल्पलाइन चलाई है जिसका नाम है किरण हेल्पलाइन। किरण हेल्पलाइन चलाई है जिसमें आप जो सुसाइड, अगर कोई क्राइसिस है उसके लिए आप किसी भी पर्सन से वहां पर बात कर सकते हैं, सपोर्ट को ले सकते हैं, और अपनी जो आपकी जो मनोस्थिति है उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं।
साथ ही साथ एक और यहाँ पर इनिशिएटिव है जिसका नाम है मनोदर्पण। मनोदर्पण यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ही चलाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ और जो उनकी मेंटल वेलबींग होता है उसके ऊपर ध्यान दे सके। मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस भी समझाई जाए। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे स्कूल्स को भी ये चीज, टीचर्स को, स्कूल्स को भी ये चीज जो है बच्चों के साथ हमेशा शेयर करते रहनी चाहिए। पॉजिटिविटी बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, और इतना ज्यादा जो है वो करियर, मार्क्स, प्रेशर उतना नहीं देना चाहिए, ना ही पेरेंट्स को और ना ही टीचर्स को, क्योंकि ये सारी चीजें एक बच्चे पर अल्टीमेटली प्रेशर डालती हैं और वो बच्चा फिर इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर होता है। तो ये टीचर्स की और पेरेंट्स दोनों की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि खासकर बच्चों के साथ इस तरीके का जो है वो एक तरीके से रखें इस चीजों को, और स्कूल में भी, स्कूल के सिलेबस में भी इन चीजों को शामिल करना चाहिए। और स्कूल के सिलेबस में जो है सहनशीलता, ब्रेवरी, ऐसे नैतिक मूल्यों को भी डालना चाहिए। हमें स्कूल्स में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, हमारे स्कूल के सिलेबस में ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है कि कैसे बढ़ना है आगे, कैसे और मार्क्स लेने हैं। इनको भी तो रोकना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ये एक स्कूल में ही ये चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए, प्लस हर पेरेंट की भी ये जिम्मेदारी है। इमोशनल, भावनात्मक तनाव से उभरने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। ये सिखाना बहुत जरूरी है आज के युवा को। ठीक है, हर छोटी छोटी बातों में सफलता खोजनी चाहिए। हर चीज को बड़े रूप में ना ले जा करके जो जीवन की छोटी छोटी खुशियां हैं उनको जीवन में ही इंजॉय कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर छोटे छोटे जो आपको काम आपके जीवन में आपको पसंद है, जैसे कि पेड़ लगाना, ठीक है, जो पालतू जानवर होते हैं उनकी देखभाल करना, इस तरीके की चीजें भी हम लोगों को जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। वो छोटी छोटी चीजें भी हमें अपनी करनी चाहिए ताकि आपको जीवन में जीने का एक नया प्रोत्साहन हमेशा मिलता रहे। ये छोटे छोटे कार्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। इमोशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के सेंटर्स खुलने चाहिए, काउंसलिंग सेंटर्स को, और काउंसलिंग ऐसी चीजों को एक, वो ना कहते हैं ना, हवा बना के रखा हुआ है लोगों ने कि यार काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, इसका मतलब इसका तो दिमाग खराब है, इसके साथ तो कुछ बहुत गलत हो गया है। ऐसी जो है, हम, हमारी ये सोच है ऐसी कि हम इस तरीके से बिहेव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को रोकना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको ओपन करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, हर लोग यहाँ पर जाकर के सेंटर्स में हेल्प भी ले सके। साथ ही साथ जो WHO की गाइडलाइंस आई हैं इसके ऊपर, उसको भी इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। सुसाइड, मेंटल प्रॉब्लम, इन सब चीजों को साथ में मिलके डील करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी सिर्फ पेपर में लिखी है, जब तक उसको पेपर से बाहर नहीं लेके आया जाएगा वो स्ट्रैटेजीज किसी काम की नहीं है। लोकल लेवल पे लोगों को यहाँ पर पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देना होगा। अभी हमारा देश इतनी बड़ी बीमारी कोविड से निकल के बाहर आया है, तो इसके लिए सबको एफर्ट की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट और लोग, सबकी यहाँ पर जरूरत है। कम्युनिटी को, हर एक कम्युनिटी को यहाँ पर इकट्ठा होने की जरूरत है, पब्लिक हेल्थ को सबसे ऊपर रखने की, क्योंकि हम लोग पब्लिक हेल्थ को सबसे ज्यादा इग्नोर करके बैठे हैं। हम लोग इन डेटा को याद नहीं रखते हैं कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की सुसाइड से मृत्यु होती है। कोविड से ज्यादा सुसाइड से मृत्यु हुई है लोगों की। तो हर साल की अगर हम बात करें, एवरेज बात करें, तो उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप लेने ही होंगे। ठीक है, हर चीज में जो है एक सरकार को जो मेंटल हेल्थ का जो कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होती है, उसमें भी सीट बढ़ाने की जरूरत है। जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है बहुत ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके और डेवलप होने जा रहा है। ठीक है, जो जो डेली वेज पे काम करते हैं ना मजदूर लोग, और वो लोग जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, वो सबसे ज्यादा इन चीजों में जो है सुसाइड के केसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो इनको यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी जब तक नहीं होगी तब तक ये पूरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी तैयार है बहुत सारी स्ट्रैटेजी, पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, उसको बाहर भी लेके आना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना होगा कि मेंटल हेल्थ केयर, जो हमारी मानसिक
जो हमारी एक स्वस्थ होता है वो भी हमें एक जरूरत है। मानसिक स्वस्थ रहना भी जरूरी है। सिर्फ शरीर से स्वस्थ रहना नहीं, मानसिक स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका दिमाग शांत होगा ना, तो आप जीवन में और बेहतर चीजों को सोच पाएंगे और बेहतर तरीके से उनको कर भी पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल है पूरा सुसाइड के ऊपर। आई होप इन बातों से सबको चीजें भी समझ में आई होंगी, सीखने को भी मिला होगा, और आंसर राइटिंग में भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाता है, अगर मान लीजिए ऐसे में क्वेश्चन आता है सुसाइड के ऊपर, तो आप पूरा बताएंगे सुसाइड होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके पहले आप रीजंस को समझाएंगे, और रीजंस के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है इसको ठीक करने की। ठीक है, और लास्ट में अपना खुद का भी अपना बताएंगे यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें बताई हैं वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम कैसे जो है पेपर से हटा के एक्चुअल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, लास्ट अब हम इसमें क्वेश्चंस करके खत्म करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर सब लोग। इनसाइड ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग जो है शब्द, इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें होता है कि आप जो है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर रहे हो, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, जिसमें आप सार्वजनिक रूप से कारोबार तो कर रहे हो, आप कंपनी में स्टॉक भी परचेज कर रहे हो, लेकिन आप अपनी विशेष कोई भी कंपनी है उसको आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। फ्रंट रनिंग क्या होती है? फ्रंट रनिंग जो एक वो मार्केट होती है जहाँ पे डीलर, व्यापारी, फंड मैनेजर एक बहुत बड़ा शेयर खरीदने से पहले ही उसको सारी जानकारी होती है। ठीक है, और फिर वो जानबूझ के उस पूरे शेयर को खरीदता है, उसे हम कहते हैं फ्रंट रनिंग, आगे रहना सबसे ज्यादा। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आप अपने नोट्स में जहां भी आप इकोनॉमी के नोट्स बना रहे हो वहां पे इन दोनों वर्ड को लिख लो, इनकी डेफिनेशन जो सामने लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नि 3 मिसाइल के ऊपर है। क्यों दिया मैं ये क्वेश्चन? क्योंकि अभी रिसेंटली अग्नि 3 मिसाइल का टेस्ट किया गया है। अग्नि 3 मिसाइल का टेस्ट हुआ है, वो बहुत ज्यादा जो है इसका जो टेस्ट किया गया है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है। बताएंगे यहाँ पर इंडिया ने इसको अभी रिसेंटली ही अग्नि 3 मिसाइल को टेस्ट किया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा से। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा अग्नि 3 के ऊपर। ठीक है भाई, अग्नि 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल एक फॉलो ट्रैजेक्टरी करते, क्योंकि एक गाइडेड मिसाइल है, इसको गाइड किया गया है, तो वो एक ही पाथ पर, एक ही जो आपको पथ मिला हुआ उसी का अनुसरण करती है, और ये एटमॉस्फेयर में जहाँ जो है वो आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर, आप सबने पढ़ा हुआ है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें 5 मिसाइल्स थी, मैंने उसके लिए बताया पटना ट्रिक। पटना ट्रिक से याद करेंगे, पी से क्या है? पी से पृथ्वी मिसाइल, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, और इस ए से आकाश। इन 5 मिसाइल्स और ए अग्नि सीरीज, यहाँ पर अग्नि की 5 सीरीज है यहाँ पर। साथ ही साथ जो इसकी एक और सीरीज अभी अग्नि प्राइम के नाम से भी आई है। तो अग्नि 3 मिसाइल को रिसेंटली टेस्ट किया गया, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा, जिसमें चारों ही कथन हमारे बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये पूरा आर्टिकल पूरा इसी तरीके से, और करंट अफेयर्स को हम कल की क्लास में भी कवर करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।